चलिए तो एग्जांपल्स करते हैं आज आइडेंटिकल फंक्शन के। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फंक्शन अंडर रूट 1 - cos 2x है अपॉन है 1 + cos 2x है। ठीक है। और दूसरा फंक्शन जो है वो है आपका 10x। ठीक है। तो आइडेंटिकल है या नहीं वो चेक करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि अंदर जो लिखा है वो 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x है। वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो 1 + -1 से 1, अगर आप x में सभी वैल्यू दे देंगे तो इसका रेंज 0 से 2 होगा। तो मतलब ओवरऑल पॉजिटिव है। ठीक है। इस पे चर्चा करेंगे हम लोग कि ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा बात ये कि ये जो ऊपर वाला इंसान है वो कैसा होना चाहिए? वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 - cos 2x, क्योंकि नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव ही है, ऊपर वाला भी पॉजिटिव हो जाए तो रेशियो अपना काम बन जाए। तो cos 2x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, ये भी ऑलवेज ट्रू है। तो डोमेन कितना आ गया? R। एक्सेप्ट नीचे वाला जहां 0 हो रहा है वो कब होगा? जब cos 2x - 1 हो जाए। तो cos 2x - 1 कब होगा? ऑड पाई पे। ऑड पाई अगर है तो यानी कि 2x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 पाई। तो कहना इसे x डज नॉट इक्वल टू 2n+1 टाइम्स पाई/2। तो यानी कि ये जो एंगल्स हैं ये वाले एंगल्स नहीं रखेंगे, तो ये इसका आ गया फाइनल डोमेन R - दिस। और शायद इसका भी डोमेन देखें तो cos x जहाँ 0 होता है वो नहीं लेंगे, तो cos 0 यही होता है, तो इसका भी डोमेन R - 2n+1 पाई/2 है। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, तो डोमेन अब तक का आ गया है सेम। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज की अगर बात करें तो 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x होता है tan²x। तो tan²x का रूट कितना हो जाएगा? mod 10x हो जाएगा। और ये 10x तो 10x ही लिखा हुआ है, तो इसका तो रेंज R+ हो जाएगा। और वी कैन से 0 से ∞। ये मॉड हमेशा आंसर क्या देता है? पॉजिटिव देता है। और इसका डोमेन कितना हो जाएगा? R। तो देखो दोनों का डोमेन सेम नहीं हो पाया। आ, मैं अगले लेक्चर में ग्राफ सिखाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल इतना समझ लीजिए आप, फिलहाल तो -90 से 90 जैसा स्लॉट है। तो 10 का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है। पर मॉड का आपको उम्मीद क्या होगा? मॉड हमेशा किस में आंसर देता है? पॉजिटिव में। तो -90 से जो 90 में आंसर दे रहा है, 0 में जो नेगेटिव दे रहा है वो हूबहू पॉजिटिव में चला जाएगा। जैसे -2 अगर आंसर दे रहा है तो मॉड क्या कर देगा? उसको 2 कर देगा। जैसे -1 जब देगा पाई -पाई/4 पे, तब उसको ये 1 कर देगा। तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। और जबकि 10x का ग्राफ तो ऐसा है, तो ग्राफ सेम भी नहीं हुआ क्योंकि उनका रेंज सेम नहीं था। आई कैन से दे आर नॉट आइडेंटिकल। दे आर नॉट आइडेंटिकल। बात समझ में आ गई? चलिए अगला सवाल। एक फंक्शन है, सिग्नम के अंदर है x² -3x + 4 है। और एक फंक्शन है आपका, वो है e की पावर में फ्लोर है, उसके अंदर है फ्रैक्शन है, उसके अंदर है फ्लोर। तो मैंने फ्रैक्शन फ्लोर टाइप ऑफ फंक्शन में ये बता रखा था कि फंक्शन आ जाए फ्लोर के अंदर और बाहर फ्रैक्शन हो, अथवा बाहर फ्लोर हो अंदर फ्रैक्शन हो, उसके अंदर कोई फंक्शन हो, तो हमेशा उसका आउटकम दोनों ही केस में 0 आएगा। उसका रीजन ये है कि फंक्शन मान लीजिए कुछ भी दे रहा हो, फॉर एग्जाम्पल सब कुछ दे दिया उसने रेंज के तौर पे, और फ्लोर आ गया पहले। तो फ्लोर क्या करेगा? उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और फिर जब फ्रैक्शन लगाओगे तो आंसर 0 आएगा, बिकॉज कोई भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। उसी प्रकार अगर इस वाले स्लॉट को आप देखें तो फंक्शन अगर कोई भी है तो उसका मान लीजिए अगर रेंज R है तो फ्रैक्शन क्या कर देगा? जहां कहीं भी हो गया आपका आंसर 0 से 1 में ला के देगा। और उसका फ्लोर लगा दोगे तो हमेशा आपका आंसर 0 आ जाएगा।
ठीक है। लोग बहुत डर जाते हैं फ्लोर फ्रैक्शन को एक साथ देखकर, अरे डरना नहीं है। आंसर हमेशा क्या होगा, जीरो। कोई भी अंदर फंक्शन आ जाए, साइन हो, टेन, कुछ भी आ जाए। तो इसकी बात करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर अगर हम देखें, तो एक क्वाड्रेटिक की रेंज किस पे डिपेंड होती है, ए पॉजिटिव पर और ए नेगेटिव पर। अगर ए पॉजिटिव है तो उसका रेंज क्या होगा, माइनस डी बाई फोर ए से लेकर इन्फिनिटी होगा। और अगर ये नेगेटिव होगा तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए होगा। चलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पे। अगर जिसको ये पता है टॉपिक तो वो स्किप कर दे, आगे बढ़ जाए। जिसको नहीं पता, वो भूल चुका है, तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें। देखिए, क्वाड्रेटिक की शक्ल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। और कहानी के सूत्र के हिसाब से जो ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो इसमें से मैंने ए कॉमन निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए लिखा। अब आपको पता है कि मुझे अगर किसी भी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, तो कहानी का सार ये है कि इसका डी जो पॉजिटिव होगा 36 और 32 पॉजिटिव आएगा। तो पर इसके दो रूट आएंगे, तो ये क्या किसी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है? पॉसिबल नहीं है सर। क्योंकि अगर किसी को इसको कन्वर्ट होना है होल स्क्वायर में, तो इसका एक ही रूट आता है। वो कब आएगा, जब डी जीरो होगा। तो सर इसका डी तो पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि अच्छा वाला सी नहीं है ये। अच्छा वाला सी होना मतलब, जैसे डी जीरो कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी होगा। तो सी कैसा होना चाहिए, बी स्क्वायर बाई फोर ए जैसा होना चाहिए। अगर ये सी लास्ट टर्म अगर दिखता होगा बी स्क्वायर बाई फोर ए जैसा, तभी इसके डी जीरो आएगा और तभी ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो सी का मतलब ये होता है मिडल टर्म का होल स्क्वायर अपॉन फोर टाइम्स फर्स्ट टर्म। और आई कैन से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई फोर टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है लास्ट टर्म। अगर आप ये लास्ट टर्म रखेंगे तो हमेशा ये उसका डी जीरो होगा और हमेशा वो किसी न किसी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने इसी स्टेप में यही किया। y इक्वल टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए में जानबूझ के मैंने लास्ट टर्म घुसेड़ा। और वो कैसा था, बीस बी ए का होल स्क्वायर, मिडल टर्म का स्क्वायर, फोर इंटू फर्स्ट टर्म। तो कहना इसे ये बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट किया बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर और वापस ले लिया बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर। तो ये बन गया आपका एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। ये जो टर्म है, ये क्या बन गया, बी प्लस बी अपॉन टू ए का एक्स प्लस ऐसा होल स्क्वायर बन गया। और जो ये टर्म था, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा आपका माइनस में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और डिवाइड में लिखा हुआ है फोर ए स्क्वायर। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल लुक लाइक एक्स अपॉन बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए। दिस इज योर एफ एक्स वाई। अब यहाँ पर आती है दो बातें। अगर मान लीजिए ए पॉजिटिव है, तो ये सबसे कम कब होगा, जब एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए होगा। और उस समय वाई कितना दे रहा होगा, मिनिमम से मिनिमम माइनस डी बाई फोर ए। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए ए आपका टू है और यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर माइनस फाइव लिखा हुआ है। तो ये सबसे मिनिमम कब होगा, जब ये जीरो हो जाएगा अपने रूट पे। तो आप देखोगे सबसे मिनिमम माइनस फाइव कब मिला, जब एक्स जीरो था। अब जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल वन पे माइनस थ्री हो गई, ऊपर कितना हो गया आपका ये माइनस वन हो गया, तो वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। तो सबसे कम कम मिला, जब ये जीरो हुआ, तो कितना मिला, माइनस फाइव। तो वही समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। परंतु अगर ये नेगेटिव हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यही सिचुएशन में एक्स ए नेगेटिव हो गया, और यही सवाल है
अब बताइए एक्स जीरो पे सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी? सबसे बड़ी मिलेगी। क्यों? जैसे आपने एक्स वन रखा तो इसकी वजह, जस्ट इसकी वजह से ये वैल्यू कम हो जाएगी। अगले टू पर ये वैल्यू आपका -13 पहुंच जाएगी, तो वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो कहने का सार ये है कि उसी जगह पर, उसी स्थान पर अब सिचुएशन क्या हो जाएगा, अब ये मिल जाएगा आपको वाई मैक्सिमम, जो कि -d/4 है। और इस केस में जब ए पॉजिटिव होगा तो इसी पॉइंट पर वैल्यू कितनी मिलेगी, वाई मिनिमम मिलेगी। तो कहानी का सार समझ में आ गया। अगर ए पॉजिटिव होगा तो ए पॉजिटिव होगा तो रेंज -d/4 से इन्फिनिटी आएगी। तो इसमें कोई मतलब नहीं है डी नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है डी नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो। हमें तो बस किससे मतलब है, मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा और कब हो। देखो यही तो मिनिमम है, चाहे आप टच करो न करो। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर मैं x² - 3x + 4 का रेंज देखूं, तो ए कितना है इसका, पॉजिटिव है, तो -d/4 से लेकर इन्फिनिटी ये देगा। तो -d, तो 9 - 16 - 7, तो 7/4 कहना इसे। अच्छा 7/4 से इन्फिनिटी है, ये जाएगा सिग्नम के पास, मैं अंदर से बाहर जा रहा हूँ। तो 7/4 से इन्फिनिटी अगर खाने को दोगे सिग्नम को, तो इनपुट, पूरा इनपुट कैसा गया, पॉजिटिव गया है। तो सिग्नम हमेशा आंसर क्या देगा, 1 देगा। और अगर आप इससे पूछोगे तो ये तो हमेशा ऊपर 0 लिखा हुआ है, तो ये भी कितना देगा, 1। दोनों का रेंज सेम है और दोनों कांस्टेंट फंक्शन है, तो कहना ही से दे आर आइडेंटिकल। यस, दे आर आइडेंटिकल फंक्शन। समझ में आ गई बात? चलिए तो ठीक है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात। आप पता है -d/4 से भी नंबर ऑफ रूट्स बता सकते हैं, और खासकर ए, दोनों के बलबूते। जैसे मान लीजिए आपको मालूम चला कि ए पॉजिटिव है, और आपको मालूम चला कि -d/4 ए पॉजिटिव है। तो -d/4 अगर पॉजिटिव है तो सबसे मिनिमम वैल्यू अपवर्ड फेसिंग में पॉजिटिव आई है। तो ग्राफ ऐसा होगा, तो देखिए नो रूट्स, है ना। बिना डी निकाले बता रहा हूँ मैं आपको, -d/4 से भी आप बता सकते हैं कि रूट्स हैं या नहीं। अगर ए पॉजिटिव है और -d/4 जीरो आ जाए, तो अगर ये अपवर्ड फेसिंग ग्राफ है और माइनस सबसे मिनिमम 0 मिला, तो कहना इसे 1 रूट आएगा सिर्फ। बहुत बढ़िया। और अगर ए पॉजिटिव है और -d/4 नेगेटिव आ जाए, तो मतलब वैल्यू अपवर्ड फेसिंग में मिनिमम नेगेटिव ही है। तो कितने आ गए इसके रूट, 2 रूट्स आ गए। ये समझ में आ गया आपको? इसी प्रकार से वाई से वर्सा ए नेगेटिव में भी ऐसा ही होगा। तो -d/4 से भी आप जानकारी दे सकते हैं। चलिए अगला फंक्शन करते हैं। अगला फंक्शन, अगला फंक्शन है f(x)(1+x)+ln(1 - x) है। और एक फंक्शन है ln(1 - x²). तो हम अगर डोमेन की बात करें फंक्शन f(x) की, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो यानी कि x की वैल्यू मोर देन -1 होनी चाहिए। इंटरसेक्शन 1 - x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो कॉमन कितना आया, -1 से 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 - x² पॉजिटिव होना चाहिए, तो x² - 1 नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर इसको फैक्टराइज कर दें तो x-1 x+1 नेगेटिव होना चाहिए। तो छोटे रूट से लेकर बड़ा रूट आएगा, तो कैन ही से डोमेन दोनों का सेम है। तो डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g। अब आते हैं रेंज पे। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अब रेंज में तो शक्ल सेम ही कर दो आप, दोनों की देखो शक्लें सेम है, तो दोनों का ग्राफ भी सेम होगा, रेंज भी सेम होगा। अब रेंज निकालते कैसे वो सिखाता हूँ मैं। तो इतना समझ में आ गया, रेंज कितना आएगा इसका, सेम आएगा, और ग्राफ भी क्या होगा, सेम होगा। तो आई कैन से दे आर आइडेंटिकल, ठीक है।
अब अगर ग्राफ देखें तो मुझे इसका रेंज निकालना है और बाहर जाना है। तो अगर मैं देखूं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा। डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा, -1 से 1 इसका क्या हो गया अपना रूट। तो अगर मैं देखूं तो आउटपुट के हिसाब से, क्योंकि मैं डोमेन मैंने -1 से 1 तक तय किया है, आपको फील आ गया होगा। क्योंकि आउटपुट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आउटपुट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो एलन एक्सेप्ट करेगा। तो आउटपुट कैसा है, 0 से लेकर वी कैन से 1 है। क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी आएगी, -d/4 आएगी, और सबसे मिनिमम कितनी आएगी, -इंफिनिटी। क्यों? बिकॉज ये नेगेटिव है। और -d में कितना, 4ac - b²। तो 4ac तो आपका हो गया 1 ही आएगी मैक्सिमम, आपको दिख गया। जब सबसे x² अगर सबसे 0 कर दो तो मैक्सिमम 1 ही आएगी। और कहाँ आएगी, 0 पे आएगी, तो 1, 0 से 1। तो एलन के अंदर 0 से लेकर 1 गया है। अब एलन 0 के आसपास कितना होगा, -इंफिनिटी, और एलन 1 कितना होता है, 0। तो रेंज कितना हुआ, -इंफिनिटी से 0। ठीक है। चलिए अगला सवाल। फंक्शन है 1 - cos x/sin x है। और एक फंक्शन है आपका 1 + sin x/cos x है। बताइए आइडेंटिकल है या नहीं। पहले खुद से सॉल्व कर लीजिए, अगर आपसे हो जाता है तो आप आगे बढ़ जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका अगर हम डोमेन देखें तो साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो साइन 0 कहाँ होता है, यही होता है। तो हम ये वाले एंगल निकाल के फेंक देंगे। ठीक है। वैसे थोड़ा सा इसको, सवाल को चेंज कर देते हैं ना, मुझे लग रहा है कि सवाल थोड़ा सा और हार्ड बना सकते हैं, हार्ड। आई कैन से 1 + cos x, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा सवाल इंटरेस्टिंग बना देते हैं इसको, एक मिनट। cos x/1 - sin x। अब सवाल सही है। तो इसका अगर डोमेन देखें तो sin x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो sin x 1 कहाँ होता है, sin x 1 होता है यहाँ पे। तो ये वाला एंगल निकाल देंगे। तो क्या हो गया, ये r माइनस, ये कौन सा एंगल है, ये कब मिलता है, जब आप 2n पाई में π/2 जोड़ दोगे। तो r - 2n + 1, सॉरी 4n + 1 π/2, ये वाले एंगल हमें निकालने पड़ेंगे। इसके मुताबिक अगर चले तो cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो cos 0 कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो हम इसमें x बिलोंग्स टू r में से 2n + 1 π/2, इसमें दोनों आ जाते हैं, दोनों हम निकाल देंगे। तो डोमेन दोनों का बराबर नहीं है ना, क्योंकि इसने क्या बोला है कि सिर्फ ये मनाही है, ये रख सकते हैं। पर इसको तो ये भी मना है। तो दोनों का डोमेन बराबर नहीं है, बिकॉज ऑफ इस सेट ऑफ एंगल, इसको पसंद है, इसको पसंद नहीं है। तो दे आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है। रही बात इसके रेंज की, अगर जानने की बहुत इच्छुकता है आपको, तो मैं कर सकता हूँ। 1 - sin 2x की फॉर्मूला, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, मैंने वहां लिखवा रखा है फॉर्मूले की लिस्ट में, कि ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, अथवा ये cos x - sin x का होल स्क्वायर बन जाएगा। जिसमें भी ले जाना हो आपको, आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं आप लोग। sin x² x + cos² x 1 हो गया। मिडिल टर्म में -2 sin x cos x बनेगा, -sin 2x। या तो आप ये वाला भी करके देख सकते हैं, एक ही बात है। 1 + sin 2x जो है, वो sin x + cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार से 2x का x हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से 1 - cos 2x, cos x - sin x का होल स्क्वायर बन गया। और 1 + cos 2x, cos x + sin x का होल स्क्वायर बन गया। क्या लिख रहा हूं मैं भी। 1 - cos 2x बन गया आपका 2 sin² x, और ये बन गया आपका 2 cos²x। ऐसा, ये चारों चीजें आप याद कर लीजिए। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें, इसको मान लेते हैं एफ एक्स है ये, और इसको मान लेते हैं ये जी एक्स है। तो डोमेन ऑफ एफ, सॉरी, सिंप्लीफाई करें अगर फंक्शन एफ एक्स को, तो cos x को लिख लिया cos² x/2 - sin² x/2।
कॉस टू एक्स की फॉर्मूला क्या होती है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और 1 - sin x को लिख लिया कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो कट कुट के cos x/2 प्लस साइन x/2 ऊपर बचेगा और नीचे cos x/2 माइनस साइन x/2 बचेगा। तो 1 + tan x/2 अपॉन 1 - tan x/2 हुआ। तो ये बन जाएगा आपका tan π/4 प्लस x/2, tan a + b की फॉर्मूला। इसी प्रकार से gx क्या बना, 1 + sin x अपॉन कॉस एक्स है, तो 1 + sin x हो गया आपका साइन x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। और नीचे cos x क्या बन जाएगा आपका, cos² x/2 माइनस sin² x/2। तो यहाँ पर कट कुट के क्या बचेगा ऊपर, cos x/2 प्लस sin x/2 बचेगा और नीचे cos x/2 माइनस sin x/2 बचेगा। तो ये बन जाएगा आपका tan π/4 प्लस x/2। ठीक है, सेम ही बन रहा है। तो दोनों का जो रेंज होगा वो सेम है क्योंकि शक्ल सेम हो गई। अगर रेंज की बात करूं तो रेंज दोनों का आर आएगा। क्यों ऐसा सर, जैसे मान लीजिए tan2x है और tan x है, तो अगर आप अंदर लीनियर चेंजेस करते हैं 2x + 3 कर देते हैं, x कर देते हैं अंदर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता रेंज में। हाँ, ग्राफ में फर्क पड़ेगा क्योंकि उनका मूवमेंट बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है 10x का, ठीक है, 0 से लेकर π/2 का ग्राफ ये रहा। पाई यहाँ पर आता है, 3π/2 पे इन्फिनिटी पहुंच जाता है और 2π पे 0 हो जाता है। अब मुझे मान लीजिए ग्राफ बनाना है 2x का। तो कॉन्सेप्ट ये है कि 360 का हाफ कर दो, कितना हुआ 180। तो इसका वन साइकिल कंप्लीट होता है 180 में। ऐसा ऐसा कैसे आप डायरेक्टली डायरेक्टली बता दिया आपने बिना कुछ जाने, क्योंकि मुझे पता है। जैसे मान लीजिए π/2 पे ये इन्फिनिटी देता है, तो अब ये π/4 पे दे देगा इन्फिनिटी। आप रख के देखिए π/4 इंटू टू, π/2 आ गया। तो ये π/4 पे दे दिया इन्फिनिटी। जब ये पाई पे 0 देता है तब ये π/2 पे 0 दे देगा। मतलब हाफ हाफ के हिसाब से चल रहा है ये बहुत तेज भाग रहा है। हर क्वाड्रेंट में कितना डिफरेंस है, हर क्वाड्रेंट में डिफरेंस है π/2 का। यहाँ पर डिफरेंस है π/4 का डिफरेंस है। 3π/2 का हाफ कर दो, 3π/4 जब रखोगे तो 3π/2 बनेगा, तो वहां पर ये हो जाएगा पाई पे ये 2π बनकर 0 दे देगा। तो देखिए वन साइकिल कंप्लीट कब हुआ, पाई पर। ये कब कंप्लीट हुआ वन साइकिल, 2π पे। अगर मान लीजिए अब आपको कोई बोले कि 10 3x का ग्राफ बनाइए, तो कुछ नहीं करना, 360 का ठीक 3 पार्ट कर दो तो 120 डिग्री। यानी कि अब यही ग्राफ कैसे बन जाएगा आपका, 120 पे कंप्लीट हो जाएगा। जिस समय 90 का 1/3 कर दिए, 90 डिग्री का 1/3 कर दीजिए, कितना होता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जब आप देंगे तो 90 बनकर इन्फिनिटी भाग जाएगा। जिस समय पाई पाई कब होगा 60 पर, तो 60 डिग्री पर ये आपको दे देगा 180 विच इज 0। 270 कब होगा, 90 पे दे देगा। 90 डिग्री रख के देखो आप, 3 टाइम कर दो 270 हो गया, अपने आप पहुंच गया इन्फिनिटी। तो ये देखो सेम साइकिल है पर 120 में कंप्लीट कर दिया इसने वन साइकिल। तो बात समझ में आ गई। तो अगर 10 20x का ग्राफ बनाना हो, 10 20x का, तो 360 डिग्री बाई 20, 18 डिग्री पर, यानी कि 18 डिग्री पर ये साइकिल कंप्लीट कर देगा। मतलब कितना फास्ट हो गया, जल्दी पहुंच जा रहा है। परंतु रेंज में देखिए आप कोई बदलाव हुआ, आर ही कवर किया हर बार, कुछ भी आप कर लीजिए। चलिए बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पे इसमें हम पढ़ेंगे 4 टाइप के फंक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का सीधा मतलब होता है कि वैल्यू, या तो बोल लो आउटपुट, दोबारा
कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि जैसे अगर वेन डायग्राम देखें तो 1 2 3 है, 4 5 6 है। जैसे वन ने अगर 4 दिया आंसर में, तो अब कोई भी व्यक्ति 4 से कनेक्ट नहीं होगा। अब वो किसी और से कनेक्ट होगा। क्यों? अगर वो कनेक्ट हो गया तो उसने 1 1 नहीं हुआ, 1 to 1 कनेक्शन नहीं हुआ फिर। तो मैनी वन हो जाएगा। मतलब बहुत लोगों ने एक आंसर दिया, मैनी वन। ठीक है। तो 1 1 होने के लिए उसको सबको डिफरेंट डिफरेंट आंसर देने पड़ेंगे। सीधा सा मतलब है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ। जैसे 1 2 3 है, 4 5 6 है। तो वन ने 4 दिया, थ्री ने भी 4 दे दिया, तो ना वन 4 रिपीट हो गया। कहाँ कहाँ रिपीट हुआ है? तो ये गलत है। ये फिर क्या किस में आ जाएगा? ये मैनी वन में आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मेथड की, कि चेक कैसे करेंगे 1 1 है या नहीं। तो सबसे पहले आता है ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड में क्या है कि अगर मान लीजिए ग्राफ इंक्रीज से डिक्रीज हुआ, तो कभी भी 1 1 नहीं होगा। क्यों ऐसा सर? क्योंकि x1, जैसे मान लीजिए x1 है और ये x2 है, तो अगर ग्राफ रिपीट होता है तो कहना ही से कि y1 दो जगह पर इसने आंसर दिया है। x1 ने भी y1 दिया है, x2 ने भी y1 दिया है। तो ये 1 1 नहीं हुआ क्योंकि आंसर रिपीट हो गया। सर ये वाला 1 1 होगा? हाँ बिल्कुल होगा। आप लाइन ड्रॉ करके देखिए। कोई भी y जो है, कोई भी y, d हो गया, e हो गया, f हो गया, एक यूनिक x1 पे आ रहा है, एक e यूनिक एक ही बार x2 पर आया है, d एक ही बार x3 पर आंसर दिया है, एक ही बार। और दोबारा कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा आंसर। मतलब वन मोमेंट पे वन आंसर दिया है, रिपीट नहीं हो रहा। अच्छा सर, अगर डिक्रीजिंग हुआ तो देखो आप लाइन ड्रॉ करके, कहीं पर भी लाइन कट नहीं कर रहा दोबारा ग्राफ को, यानी कि ये 1 1 है। अच्छा सर, समझ में आ रहा है कुछ कुछ। मतलब सर अगर मान लीजिए इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हो गया, तो 1 1 नहीं है। हाँ क्यों? क्योंकि वैल्यू दो जगहों पर या दो से ज्यादा जगहों पर रिपीट हो जाएगी। यही वैल्यू, यही आंसर जो है बहुत जगह पर मिल रहा है, बहुत जगह पे मिल रहा है। तो वो 1 1 में नहीं किया जाएगा कंसीडर। ठीक है। मतलब ग्राफ के हिसाब से या तो फंक्शन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। इंक्रीज हो, अब इंक्रीज तीन प्रकार के होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे इंक्रीज है, और ये इंक्रीज बोले जाएंगे। और डिक्रीज में आते हैं ऐसे, ये डिक्रीज है, ये डिक्रीज है, ये डिक्रीज है। ठीक है। अब ये तीनों में वैरायटी कौन डिपेंड करता है? एफ डबल डेरिवेटिव पर आता है। एफ डबल डेरिवेटिव उसकी हम बात करेंगे बाद में। पर इंक्रीज डिक्रीज में कौन बताता है? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, जिसका साफ साफ मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट। अब मान लीजिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसका अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी पॉइंट पर हर बार थीटा जो है कभी भी ऑब्ट्यूस नहीं हो रहा है। मतलब थीटा हमेशा एक्यूट एंगल है। कोई भी आप ग्राफ उठा के देख लें इंक्रीजिंग का, तो टेंजेंट की लाइन जो बनेगी, जैसे टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इन सब का जो थीटा है वो हमेशा एक्यूट एंगल है। जैसे ये वाला ग्राफ है मान लीजिए, तो इसका थीटा, ये थीटा है ना, हमेशा कैसा है? एक्यूट है। तो अगर एक्यूट एंगल है तो मतलब टेन थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और उसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब भी स्लोप होता है। अब क्यों होता है, उसके पीछे क्या रहस्य है, वो सब हम पढ़ेंगे जो हम डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ेंगे। अभी पर इतना समझ लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स से क्या मालूम चलता है। अच्छा जैसे मान, ठीक है, फिर तो ये अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो वहां पर फंक्शन कैसा होगा? फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो वाई से वर्सा में अगर एफ डैश एक्स यानी कि डी वाई बाई डी एक्स अगर नेगेटिव हो गया, तो यानी कि फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव होगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव होगा तो फंक्शन वहां पे कहाँ पे? कोई भी सेट मान लीजिए ए से लेकर बी है, या उसने डोमेन दे दिया। ठीक है। देखिए अब बात समझिए ध्यान से। सवाल
क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है। अब आपको मान लीजिए ग्राफ बनाना नहीं आता। ग्राफ बनाना अगर आता है तो आपको दिख जाएगा ना। जैसे मान लीजिए ग्राफ दिया मैंने, लो बताओ ये 1 1 है। हाँ सर 1 1 है। क्यों? हमेशा इंक्रीज हो रहा है सर, वैल्यू रिपीट नहीं कर रही सर। बिल्कुल बढ़िया। पर मान लीजिए आपको ग्राफ नहीं पता, तो कैसे पता लगाएंगे? तो मैंने एग्जांपल लिया साइन एक्स है। अब साइन एक्स जैसा फंक्शन ग्राफ ध्यान से देखो, तो ये फिलहाल 0 से 2 पाई में 1 1 तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, कम से कम एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब वो वैल्यू वहां पे रिपीट कर रही है। जैसे मान लीजिए ये वाला ग्राफ है, तो कम से कम एक पॉइंट पे कट, एक दो दो पॉइंट पे कट कर दिया, उससे ज्यादा चल सकता है तो 1 1 नहीं होगा, क्योंकि वो वैल्यू रिपीट हो गई है। ठीक है, बहुत जगह पे रिपीट हुई है। ओके। तो पहला स्टेप ये है कि आप डेरिवेटिव कर लीजिए। अब आपको डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला का लिस्ट, आप इमेज अभी अभी पॉज करके जाइए और वहाँ पे डेरिवेटिव की फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला कैसे आया, क्या आया है, वो सब डेरिवेटिव में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए डेरिवेटिव का काम है, इतना समझ लीजिए कि डेरिवेटिव का भी काम है। एफ डेस एक्स किया आपने, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। अब आपको नहीं पता कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज है, तो आप क्या इंटरेस्टेड है कि डेरिवेटिव को मैं जानबूझ के मैं पॉजिटिव कर देता हूँ। तो बताइए 0 से 2 पाई में कॉस पॉजिटिव कहाँ होगा? कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में होगा। तो अब आप देखिए फर्स्ट में फंक्शन अपने आप इंक्रीजिंग हो रहा है, बिकॉज कनेक्शन उसका किससे है, एफ डैश से। एफ डैश पॉजिटिव कहाँ होगा? जब एक्स की वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 2 में होगी, यूनियन 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई में होगी। तो देखिए कनेक्शन हो गया ना इसके साथ। तो आप क्या करिए, मान लीजिए पॉजिटिव है और सेट निकाल लीजिए, उस सेट में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और जो सेट में एफ डैश नेगेटिव होगा, वो कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट से लेकर कहाँ तक, थर्ड क्वाड्रेंट तक। तो वहां पे फंक्शन देखो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है। तो पर एक बात ध्यान सुन लीजिए, इंक्रीज का मतलब तीन वाला पैटर्न है, पर ये साइन का इंक्रीजिंग में ये वाला पैटर्न ही क्यों बना, उसका रहस्य फिर बता रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव से है। तो अभी आप उसको रोक दीजिए, ठीक है ना, वरना हम वो समझेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे कहानी का सार ये है कि कभी भी आपको एग्जामिनर कोई सेट देता है, तो उस पूरे सेट में देखिए कि क्या पूरे इलाके में, इस पूरे इलाके में पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो देखिए कुछ इलाकों में पॉजिटिव आया है, कुछ इलाकों में पॉजिटिव आया है, और कुछ इलाकों में नेगेटिव आया है। तो मतलब दोनों चीजें अगर हुई है तो 1 1 कदापि नहीं है, क्योंकि वहां पे वैल्यू रिपीट कर जाएगी। परंतु अगर वो प्योरली पॉजिटिव है या प्योरली नेगेटिव है, पूरे के पूरे गिवन सेट में जो भी आपको दिया रखा है एग्जामिनर ने या उसके डोमेन में, तो ही वो क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, पूरा इंक्रीज या पूरा डिक्रीज। तो तो स्टेटमेंट लिख लीजिए, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू a to b, और इन इट्स डोमेन, जो भी डोमेन दे रखा है, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है या इन इट्स डोमेन में जो भी दे रखा है या नहीं दिया है, तो उसमें एफ डैश एक्स हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन डोमेन, और एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, अगर उसने दे रखा है तो एफ डैश एक्स कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर आपको सेट नहीं पता तो आप नेगेटिव मान लीजिए और सेट निकाल लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगा वहां पर इंक्रीज है। ठीक है। अब आते हैं अगले स्टेटमेंट में। ग्राफ अगर दे रखा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, ये अपने आप लिख लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है आपको। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है, इफ हॉरिजॉन्टल कट द ग्राफ ऑफ एनी गिवन फंक्शन एटलीस्ट मोर देन 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इट डिपेंड, पर कम से कम 2 पॉइंट पे कट करता है, मतलब वो वैल्यू दो जगहों पे रिपीट हुई है, तो वो 1 1 नहीं होगा। सिंपल। ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको 1 1 क्या आता है।
तो आपको सवाल अगर कभी देता है, अच्छा क्या सर साइन एक्स को वन वन बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं साइन एक्स का डोमेन आर ना लिखकर 0 से π/2 देता, चलो इसमें चेक करो। तो देखो 0 से π/2 में इतना ही ग्राफ बनता, तो उसमें वो वन वन ऑटोमेटिकली हो जाता। मतलब ये कि एग्जामिनर आपके साथ कब खेलेगा, वो डोमेन में चेंजेस करेगा। तो आपको डोमेन नहीं दिया है तो आर समझ के करना है, दे रखा है तो देखिएगा आपको चेक करना पड़ेगा कि वो डोमेन में उस पूरे मार्केट में इंक्रीजिंग है या वहां पे भी फ्लक्चुएट हो गया है। जैसे मान लो अब मैं डोमेन दे दूं 0 से π, तो 0 से π में दो ब्रांचेस कट जाएंगे एफडेस के, कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव। तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम चल जाएगा, अच्छा इंक्रीज से डिक्रीज हुआ है या डिक्रीज से इंक्रीज हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ग्राफ कट हो जाएगा। कम जैसे ही ग्राफ कम बैक करेगा, जैसे ही ग्राफ कम बैक किया, तो खट से वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी वन वन से बाहर। अगर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो लाइन ड्रॉ करो, कट ही नहीं कर रही दोबारा, तो वो वन वन होगा। सिंपल। अब आते हैं ऑन टू इंटू पे। ऑन टू इंटू दुनिया का सबसे आसान है। ऑन टू इंटू में क्या है कि इनको मतलब होता है डोमेन, इसको मतलब होता है रेंज कोड डोमेन से। तो इसमें क्या होता है, कोड डोमेन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए रेंज के। कोड डोमेन इक्वल टू रेंज, अगर ऐसा है तो ये ऑन टू होगा वरना नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक है, इसकी रेंज मान लीजिए हाफ से इन्फिनिटी है, ठीक है। और मैंने बोला है कि फंक्शन डोमेन है आर और कोड डोमेन है आर। तो देखिए, क्या रेंज जो हाफ से इन्फिनिटी है क्या बराबर है कोडोमेन के, गिवन कोडोमेन के? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे पार्ट छूट जा रहे हैं। तो वो इनटू में कंसीडर किया जाएगा। मतलब ऑन टू का सिंपल आपको क्या निकालना आना चाहिए, रेंज। रेंज निकाल लीजिए, अगर वो कोडोमेन के बराबर होता है, कुछ भी पार्ट नहीं छूटता है, तो वो ऑन टू होगा, वरना वो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, चलिए फटाफट सवाल करते हैं। तो मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ, आपको चेक करना है कि वो मैनी वन ऑन टू इंटू क्या है। अच्छा एक मिनट, ऑन टू है तो उसका कोई लेना देना नहीं है मैनी वन 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 से। क्यों ऐसा? जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक है ऐसा, ये वैल्यू है -12 और रेंज है इसका हाफ से इन्फिनिटी। और मैंने आपको दिया है को डोमेन, मैंने आपको दिया है डोमेन हाफ से इन्फिनिटी, और मैंने को डोमेन दिया है आर। और अगले सवाल में मैंने आपको हाफ से इन्फिनिटी दिया है और को डोमेन दिया है हाफ से इन्फिनिटी। क्या दोनों ही केस में वन वन है? बिल्कुल है। आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग हमेशा हो रहा है। अब बताइए, इस पहले वाले केस में क्या ये ऑन टू है कि इनटू है? नहीं, इनटू है सर, क्योंकि इसका रेंज हाफ से इन्फिनिटी है जबकि कोडोमेन आ रहा है। इस वाले केस में मैंने जानबूझ के रेंज में चेंजेस किए कोडोमेन में। अब देखिए दोनों दोनों मैच करते हैं, तो इस वाले केस में यही सवाल, यही फंक्शन ऑन टू बना और इधर इनटू बना, क्योंकि मैंने किस पे ध्यान दिया, सिर्फ कोडोमेन पे। तो वन वन है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है ऑन टू इंटू का, और ऑन टू है नहीं उसका कोई लेना देना नहीं है मैनी वन 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 का। ठीक है, तो वो दोनों सेपरेट है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर डोमेन आर दिया है, को डोमेन आर दिया है। तो फटाफट चेक करते हैं, मैंने डेरिवेटिव कर दिया इसका, मुझे ग्राफ बनाना बिल्कुल नहीं आता। तो डेरिवेटिव होगा ई माइनस ई की पावर -x - 1। मैंने मान लिया ये पॉजिटिव है, मुझे नहीं पता ये कहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में, मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया और ये नेगेटिव हो गया। ई की पावर -x हमेशा -1 से छोटा होगा, ये तो गलत बात है, क्योंकि ई की पावर -x हमेशा डिक्रीजिंग है पर इसका रेंज हमेशा पॉजिटिव है, तो -1 से कम तो होना स्वाभाविक ही नहीं है। तो यानी कि ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये हमेशा डिक्रीज हो रहा है। ये हमेशा क्या हो रहा है, डिक्रीज। और अगर हमेशा डिक्रीज हो रहा है तो ये वन वन है। तो दिस इज वन वन फंक्शन। ठीक है, अपने डोमेन में पूरा का पूरा डिक्रीज हो रहा है। रही बात इसकी रेंज की, तो रेंज अगर निकाले तो ई की पावर -x है। तो अगर मैं बात करूं माइनस इन्फिनिटी के दौरान, तो ई की पावर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इट विल बी एट इन्फिनिटी, यहाँ पर कहीं होगा। और अगर मैं बात करूं x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी की, सॉरी प्लस इन्फिनिटी की, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो गया आपका 0 - इन्फिनिटी, यानी कि -इन्फिनिटी। तो आपकी वैल्यू कहाँ जा रही है, पाताल जा रही है, डिक्रीज होते पाताल जा रही है। मतलब पूरा का पूरा आर कवर कर दिया इसने, यानी कि ये इनटू नहीं ऑन टू है।
ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला फंक्शन है, अच्छा कुछ बातें समझ लीजिए। कौन कौन सी चीजें आपको एज अ ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक में जितना भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, वो हमेशा इनटू होता है अगर आर टू आर दे रखा है तो। क्यों ऐसा सर? क्योंकि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक्स की पावर 4 + x³ + 1 है। तो अगर आप पाताल में कहीं होगे, आपकी वैल्यू एक्स अगर -इन्फिनिटी होगी, तो सबसे बड़ी वैल्यू यही दे रहा होगा, मतलब आप कहीं आसमान में होंगे। और अगर आप इन्फिनिटी में होंगे तो भी सबसे बड़ी वैल्यू यही दे रहा होगा, इन्फिनिटी, कंपेरेटिवली बाकी लोगों से। तो रूट्स आए ना आए, एक आए दो आए, ये कभी भी पूरा का पूरा कोडोमेन कवर नहीं कर पाएगा, इस वजह से ये इनटू होगा। परंतु अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की बात करो, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की, कब आर टू आर अगर दे रखा हो तो ये हमेशा ऑन टू होगा। क्यों? अगर मान लीजिए x³ + x² + 1 का ग्राफ बनाते हैं, अगर आपकी वैल्यू -इन्फिनिटी तरफ है तो दुनिया का सबसे कम वैल्यू यही देगा। तो आप कहीं -इन्फिनिटी में होगे, और अगर आप इन्फिनिटी तरफ देखोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू यही देगा। तो एक रूट हो, दो रूट हो, दो रूट नहीं, एक रूट रियल और दो इमेजिनरी हो, कुछ भी हो जाए, वो 1 1 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमेशा आर टू आर कवर करेगा, इसलिए वो ऑन टू हुआ। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। तीसरी, ऑल ट्रिगोमेट्री फंक्शन अपने अपने डोमेन में, इन इट्स डोमेन, कुछ काटापुटी डोमेन में नहीं की ना उस वजह, अपने डोमेन में हमेशा मैनी वन होते हैं। क्यों? देखिए, ये कॉस का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, ये ग्राफ 10x का है, तो हमेशा वैल्यू रिपीट होती है। ये ग्राफ कॉस का ऐसे ना, कॉस का तो वैल्यू रिपीट होती है। कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में मैनी वन ही होता है। अगला, फ्लोर ऑफ एक्स, ये भी हमेशा मैनी वन है। फ्रैक्शन ऑफ एक्स, ये भी हमेशा मैनी वन है। फिर सिग्नम ऑफ एक्स, ये भी हमेशा मैनी वन है। क्यों? क्योंकि फ्लोर हमें देखो वैल्यू रिपीट करता है बहुत बार, है ना, बहुत जगह पर 0 से 1 स्लॉट में देखिए, बहुत जगह पर जीरो सेम आंसर दे रहा है, तो मैनी वन है। फ्रैक्शन ऑफ एक्स देखिए आप, 0 से 1 आंसर देता है, बहुत जगह पे रिपीट कर रहा है। सिग्नम भी बार बार 1 देता है, -1 देता है, तो ये तीनों मैनी वन है। मॉड एक्स भी कैसा है? मैनी वन है। क्यों? वैल्यू इसकी रिपीट कर रही है। हाँ, इन सबको मैं ऑन टू इंटू बना सकता हूँ, डिपेंड की रेंज में क्या दे रहा हूँ, कोडोमेन। ठीक है, मैंने कोडोमेन अगर आर दे दिया तो ये इंटू हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा इंटीजर देगा। मैंने अगर कोडोमेन इसका मैंने 0 से इन्फिनिटी, 0 से 1 कर दिया इसका कोडोमेन फ्रैक्शन ऑफ एक्स का, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन टू बन जाएगा। तो मेरा इंटरेस्टेड, अभी बता रहा हूँ जनरली, अपने अपने डोमेन में ये लोग मैनी वन है या 1 1 ऑन 2, वो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो एक आखिरी सवाल करते हैं, बाकी कुछ अच्छे अच्छे सवाल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी एक सवाल और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है, वो दे रखा है आपको, 2 से इन्फिनिटी / y दे रखा है। ठीक है। हम्म और फंक्शन जो है वो है y = x² - 4x + 5। ठीक है। हाँ, उसने बोला है ऑन टू भी है और 1 1 भी है ये। तो देखो 1 1 के लिए तो उसने जानबूझ के डोमेन दे रखा है कि 2 से इन्फिनिटी, अगर डोमेन आर बोल देता ना तो खट से ये अपना 1 1 नहीं होता, क्योंकि ग्राफ रिपीट करेगा, पूरा यू बन जाता। ऑन टू 1 1 है। अगर y क्या होगा, तो y पहला ऑप्शन है 5 से लेकर इन्फिनिटी, एक ऑप्शन है 1 से इन्फिनिटी, एक ऑप्शन है r, एक है नन ऑफ दिस। तो देखो कोड में नहीं बताया इसने, इसने बोल दिया ऑन टू है। अगर ऑन टू है मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, इसका रेंज निकालना है और इसके बराबर कर दूंगा कोड डोमेन के, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। तो मैंने इसका रेंज निकाल लिया। तो रेंज इसका कितना होगा, -d/4a से लेकर इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि a पॉजिटिव है। तो -d कितना आएगा, 16 - 20, 4 4/4, यानी कि 1 से इन्फिनिटी इसका रेंज हो गया। तो कोड डोमेन को भी 1 से इन्फिनिटी ही होना पड़ेगा, जिससे ये क्या बन जाए, ऑन टू।
तो ऑप्शन कितना हुआ, 1 से इन्फिनिटी। अगला फंक्शन है y = x⁴ + 1/x² + 1। देखिए, ये एक फ्रैक्शनल फंक्शन है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल, रेशनल फंक्शन है ये। मतलब ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, दोनों ही इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। इवन डिग्री पॉलिनोमियल। अब इवन डिग्री पॉलिनोमियल अगर है तो ये तो सरासर मैन इवन हो गया, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये अपवर्ड फेसिंग। देखो, आप ऐसे दिख रहा है, जब आपको ऐसे दिख जाए ना तो आप चेक मत करो, मैन इवन डेरिवेटिव करने की बहुत दूर की बात है। आप रख के देखो 1, आंसर क्या देगा, x = 1 पर 1 देगा, और x = -1 पे भी क्या देगा, 1 देगा। तो रिपीट हो गया ना वैल्यू, मैन इवन तो है ही। और अगर उस एंगल से देखोगे आप, इवन डिग्री ये वैल्यू रिपीट करेगा, इवन डिग्री वैल्यू रिपीट करेगा, डोमेन R टू R के हिसाब से। डोमेन आर है, रेंज आर, वो डोमेन आर है, उस हिसाब से ये मिनिमम है। रही बात ऑन टू इंटू की, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैंने x⁴ को लिखा x² + 1 का होल स्क्वायर -2x² लिखा, और नीचे x² + 1 लिखा। तो ये बन गया x² + 1 माइनस, इसको मैंने लिखा 2x² + 2 -2 करके तोड़ दिया। तो ये x² + 1 -2 + 2 अपॉन x² + 1 बना। तो ये बन गया x² + 2 अपॉन x² + 1 -1। तो कहना है ये हमेशा एक फिक्स वैल्यू देगा। कैसे, 2 अपॉन x² + 1 -1 में इसकी रेंज मान लेते हैं 1 से इन्फिनिटी है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 2 हो जाएगा, -1, तो -1 से 1 इसने आंसर दिया। और आपने, हाँ, तो इसकी वैल्यू फिक्स हो गई। अब बाहर कौन बैठा है, x²। तो आप अगर देखो तो -इन्फिनिटी पे सबसे बड़ी वैल्यू यही देगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे भी सब इन्फिनिटी देगा, तो कुछ भी कर लो आपकी वैल्यू रिपीट करेगी। तो यानी कि ये इनटू ही है, क्योंकि आंसर आर नहीं दे पाएगा, कुछ वैल्यू छूट जाएगी। तो अगर रैशनल फंक्शन आ जाता है और पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल है और इवन डिग्री, दोनों ऊपर नीचे इवन डिग्री, क्वालिटी का अपॉन क्वालिटी की मान लीजिए, तो 110% ये हमेशा इनटू ही होगा, इनटू ही होगा। ठीक है। रही बात 1 1 मैनी 1 की, वो आप वैल्यू रख के चेक कर लेना कि रिपीट हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है। चलिए, तो हम यहीं पे आज एंड करते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा है, आज हमने सीखा 1 1 मैनी 1, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, और आइडेंटिकल फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस किए हमने। ठीक है। तो मिलते हैं, बाय।